4 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इस वर्ष भी हमारा लक्ष्य रहेगा और सीधे सीधे सरकार तमाम, अभी गेहूं आपने देखा, हमने 200 से ज्यादा केंद्र गेहूं खरीद के, हम 200 केंद्र बनाते थे। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से भी गेहूं खरीदने का काम किया, ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा केंद्रों के माध्यम से किसान के उत्पाद को खरीद सके। और हमारे राज्य में तो आपने देखा कि हमारा राज्य देश का पहला राज्य था जिन्होंने मंडी के अंदर एक रिवॉल्विंग फंड बना करके ये प्राविधान किया था कि मंडी सीधे सीधे किसानों से उत्पाद खरीदेगी। इसका फायदा ये मिला कि जो पौड़ी जनपद में मंडुआ 11 रुपए किलो बिक रहा था, आरती मंडुए को 11 रुपए किलो खरीद रहे थे। मैं स्वयं मंडुआ खाता हूँ जाड़ों में, अब मुझे मालूम था कि मंडुआ 40 रुपए से 60 रुपए तक के बाजार में उपलब्ध हो रहा है और किसान जो पैदा कर रहा है उसको 11 रुपए मिल रहा था। हमने तत्काल व्यवस्था की कि मंडी के अंदर हम आपको ध्यान होगा पौड़ी कैबिनेट में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम मंडी में एक रिवॉल्विंग फंड, कॉर्पस फंड बना रहे हैं, जिस कॉर्पस फंड के माध्यम से मंडी सीधे सीधे किसानों से उत्पाद खरीदेगी। ये निर्णय जिस दिन हुआ, उस निर्णय के दूसरे दिन से जो आरती 11 रुपए किलो मंडुआ खरीद रहा था उसने 28 रुपए किलो खरीदना शुरू कर दिया। जो चौलाई वो 34 रुपए खरीद रहा था वो 60 रुपए किलो बिकनी शुरू हो गई। तो ऐसे रेगुलेशन बनाने से जिससे किसान को संरक्षण मिले और बिचौलिए के अंदर एक भय की भावना पैदा हो, ये निश्चित रूप से हमारा पहला कदम था पूरे देश में और उसका फायदा किसानों को मिला। और विगत वर्ष हमने कई लाख रुपए की मंडुआ और चौलाई हमने मंडी परिषद के माध्यम से खरीदी। इसी तरह से चावल और गेहूं की हम सीधे सीधे खरीद करते हैं और केंद्रों के माध्यम से। देखिए, जो आपने कहा, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। सरकार का पर्याप्त लक्ष्य होता है और दूसरा जो आपने, इसीलिए वन नेशन वन मार्केट की बात भी की गई है। अगर मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर एमएसपी पर किसान उसको उससे कहीं ज्यादा पैसा मिल रहा हो तो वो उसके लिए मुक्त है कि वो कहीं भी जाकर अपने उत्पाद को बेच सके। ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में हम लोग कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग भी किसान को करने का हमारे राज्य में 26 में से 16 मंडियों को हमने ई नैम से जोड़ा हुआ है। और आपको तो मालूम ही है कि लगातार ई नैम में दोनों वर्ष पूरे देश में हमारा राज्य प्रथम स्थान पे आया और छोटे से राज्य का शेयर हमारा ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में 22% है पूरे देश में। विगत वर्ष हमारा 17% था 17-18 में, 18-19 में हमारा शेयर पूरे देश में 22% था ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में। और हमारे प्रदेश की सितारगंज मंडी को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मंडी के रूप में पुरस्कृत करने का अवसर भी मिला। तो इस समय पूरे देश में ई नैम के माध्यम से ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग भी चल रही है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जिसका नाम है, और तमाम मंडियों को ई नैम से जोड़ा गया है कि किसान अपने उत्पाद की सीधे सीधे ई ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये तमाम तरह की जितने रिफॉर्म्स पिछले 5-4 सालों में मोदी सरकार के द्वारा किए गए, 3 वर्षों में 17 से लेकर 20 तक, मैं समझता हूँ सारे रिफॉर्म्स अपने आप में ऐतिहासिक हैं। और अगर आप बजट की बात ही देखेंगे तो कांग्रेस के जमाने से 200 गुना ज्यादा बजट हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को दे रहे हैं। सर, ये तौल सेंटर कब तक खुलेंगे? क्योंकि बिना उसके कैसे हो पाएगा सर? सरकार भी खरीदेगी तो कैसे खरीदेगी जी? किसान कह रहे हैं जो तौल सेंटर होते हैं खाते की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो खुले नहीं है सर। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि विगत वर्ष भी हम लोगों ने 4.5 लाख क्विंटल सीधे सीधे चावल खरीदने का काम किया है और इस वर्ष भी सरकार किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब किसानों के पास, सर हमारा ये सवाल है, किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। अगर वो खेत में रखेंगे तो खराब हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि वो तोल सेंटर अभी क्यों नहीं खुल जा रहे ताकि हम तुलवा लें अपना। आपको मालूम है कि हमारी मंडियों के माध्यम से चावल की, धान की खरीद होती है जी। वो किसान चावल नहीं बेचता, किसान धान बेचता है और धान की खरीद हम मंडियों के माध्यम से करते हैं जी। और इस राज्य के किसान जो किसानों ने उत्पादित धान है उसी को सरकार खरीदने की बाध्यता है। हम दूसरे राज्यों से जो धान होगा उसको खरीदने की बाध्यता हमारी नहीं है। नहीं, अपने राज्य के उत्पादित धान को खरीदने की हमारी बाध्यता है और इसके लिए हमारी सरकार, मैंने आपसे कहा, कटिबद्ध है और इस पर काम